नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप जान रहे हैं पिछले 32 दिनों से दुनिया जल रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट सब पर, और अब धीरे धीरे चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर करके फंस गए हैं क्या। कभी वो ईरान से बातचीत का फॉर्मूला निकालकर जंग रोकने की बात करते हैं, तो कभी ईरान को तबाह करने की वार्निंग जारी करते हैं। ट्रंप ने कहा अगर हॉर्मूज नहीं खुला तो ईरान में तबाही मचा देंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम ईरान करेगा, उनके सारे तेल कुएं रिफाइनरी को आग लगा देंगे। उधर उनका डिफेंस ऑफिस भी युद्ध में ग्राउंड पर उतरने की बात कर रहा है। तो क्या युद्ध का अगला राउंड और खतरनाक होगा? क्या अमेरिका पूरी तरीके से बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है? और क्या ये एक अच्छा ऑप्शन होगा? क्या ट्रंप न्यूक्लियर पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ट्रंप अगले एक हफ्ते में ईरान को तबाह करके युद्ध खत्म कर देंगे? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो सबके जहन में है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ट्रंप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गीली माटी पर सरपट हल दौड़ रहा हो। परिस्थितियां ऐसी नहीं है। उनके कई साथी लाइक ब्रिटेन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो जंग में शामिल नहीं होगा, एयर स्पेस तक नहीं देगा। आज इसी शो में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट की और वॉर किस दिशा में आगे जा रही है। कहीं से भी डीएस्केलेशन की प्रक्रिया के कोई संकेत नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इसी पर होगी एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग 32वें दिन भी जारी है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं जंग और भी घातक होती जा रही है। ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जंग को खत्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। मिडिल ईस्ट में चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का फैसला लिया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। ईरान ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो वो ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप का संदेश एकदम क्लियर है कि अगर ईरान ने हमें वो नहीं दिया जो हम चाहते हैं तो ईरान की बर्बादी तय है। They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. मिडिल ईस्ट में तनाव आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही वो जमीन पर भी अपनी सेना उतारने की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत में छोड़ने के मूड में नहीं है। As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. मिडिल ईस्ट में अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मिडिल ईस्ट में बड़े इस तनाव की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ जाए। ऊर्जा संकट धीरे धीरे तो अपने पैर पसार ही रहा है। जंग का असर शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। इन सब परिणामों को देखते हुए अमेरिका भी सब कुछ खत्म करने पर उतारू हो गया है। अब ये देखना होगा कि जंग किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देख लीजिए, 32 दिन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कब किस घंटे क्या बात कह दें कोई ये जानता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी डिकोड करने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। देवनाथ सर नमस्ते कर रहा हूं, जय हिंद कर रहा हूं आपको। मेरे साथ संदीप चौधरी सर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संदीप सर आपको भी मैं नमस्कार कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं। और एक बहुत ही खास चेहरा पीके सहगल सर का, ऑलवेज स्माइलिंग बट विद फैक्ट्स। सहगल सर आपको नमस्ते, जय हिंद कर रहा हूं। सहगल साहब आप ही के साथ शुरू कर रहा हूं।
इट्स बीन 32 डेज। डोनाल्ड ट्रंप किस घंटे क्या कह देंगे नहीं पता, लेकिन इन 32 दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे तो हो गई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब पर इंपैक्ट हुआ है। यहां से आगे पीके सहगल सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, आप क्या कहना चाहेंगे? यहां से आगे क्या, और व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया? देखो, जहाँ तक लड़ाई का ताल्लुक है, हर दिन लड़ाई जो है और गंभीर और खतरनाक होती जा रही है। इस माफी के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि उनका बस्टर बम इस्तेमाल किया, उसने वर्चुअली 13,000 kg का बम है या 15,000 kg का बम है, और वो उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है, जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हो सकती है, और अगर वो रेडिएशन लीकेज हो जाती तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है, बिल्कुल उसी माफी जैसे चेरनोबिल में हुई थी। और अगर इस माफी का हमला वो करेंगे तो ईरान 100% इस माफी का हमला मोनाको के ऊपर करेगा, और अगर वहाँ भी न्यूक्लियर लीकेज होगी तो इट विल बी अ कैटास्ट्रोफी फॉर द एंटायर मिडल ईस्ट। जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, चाहे आप लड़ाई में शामिल हो या नहीं शामिल हो, सारी दुनिया जो है इसके बहुत बड़े पैमाने पर उसका नुकसान हो रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, गैस प्राइसेस बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑयल और गैस के अलावा मिडल ईस्ट से तकरीबन 40 to 45% फर्टिलाइजर आता है, और वो फर्टिलाइजर नहीं मिलने से क्रॉप प्रोडक्शन 20 से 25% गिर जाएगा, जिसमें पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ हाउथीज भी लड़ाई में जुड़ गए हैं, और अगर वो बाबल बंडेब को बंद कर देंगे तो आपका 30% ऑयल जो है 20% हॉर्मोज से आता है, 10% उधर से आता है, तो 30% ऑयल कम हो जाने से यूरोप और एशिया में और ग्लोबल साउथ में तो बहुत ही जबरदस्त आर्थिक संकट आ जाएगा। ट्रू। फिर जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, बहुत बड़े पैमाने पे हमारा 40 to 45% जो है हीलियम, विच इज एन एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट और आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, वो वहाँ से आता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आपकी उस माफी नहीं चल पाएगी जैसे सोच रहे हैं। फिर हमारे वी हैव बिकम द लार्जेस्ट हब ऑफ जेनरिक मेडिसिन इन द वर्ल्ड। हमारा उन मेडिसिन का भी तकरीबन 40 to 45% रॉ मटेरियल मिडिल से आता है, वो भी खत्म हो गया। फिर उसके अलावा हिंदुस्तान को बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 60 to 65 बिलियन डॉलर हमको रिमिटेंसेस मिलती थी हमारे डायस्पोरा की वजह से, वो भी खत्म हो गया। फिर आपका छाबहार पोर्ट की वजह से आपको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से 25% कम होते थे आपके यूरोप के लिए, ईस्टर्न यूरोप के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए और रशिया के लिए, वो भी बंद हो गया है। फिर आपकी जो कनेक्टिविटी थी, लैंड कनेक्टिविटी, उसमें भी काफी सारी दिक्कतें आ गई है जो अफगानिस्तान के साथ में थी। फिर आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी खत्म हो गया फॉर द टाइम बिंग। फिर आपका U2 I2 था, वो भी खत्म हो गया है। हिंदुस्तान 21 देशों के पहले 27 देशों से इंपोर्ट करता था, अभी 41 देशों से करता है। लेकिन जब मिडिल ईस्ट से ऑयल आता था या गैस आता था तो 5 से 7 दिन में आ जाता था। अभी आपका अमेरिका से आएगा तो 40 to 45 डेज है। फ्रेट चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे। थिंग्स आर गेटिंग चैलेंजिंग डे बाय डे, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सहगल सर, आपने ओपनिंग बहुत शानदार दे दी है। मैं जल्दी से एक ओपनिंग सबका ले लूँ, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। देव सर, आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक ब्रेकिंग है। वो ब्रेकिंग ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ्रांस पर निशाना साधा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस को लेकर कहा कि फ्रांस ने एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया, विमानों को एयर स्पेस से गुजरने नहीं दिया। अब आप देख लीजिए, फ्रांस ने कह दिया स्टॉप, रुकिए। स्पेन पहले ही कह चुका है हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा ब्रिटेन कह रहा है हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के जिनसे अच्छे रिश्ते हैं वो भी परेशान है, और जिनसे खराब है वो तो जंग में है ही। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है, और ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की विश्वसनीयता के लिए कितना ठीक है, ये भी मैं समझने का प्रयास करूंगा। देव सर, इट्स बीन 32 डेज। डोनाल्ड ट्रंप कितने सीरियस है, कितने नॉन सीरियस है, आप इस पर बेहतर मुझे बता पाएंगे। लेकिन बीच में कहा कि मुझे तो ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का भी ऑफर मिला, मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। हर कोई, जैसे उन्होंने 5 दिन का सीज फायर की बात की थी, 5 दिन तक कोई हमले नहीं होंगे, 5 घंटे 6 घंटे बाद वापस हमले। मतलब कितना सीरियस ले हम डोनाल्ड ट्रंप को, और ये परिस्थितियां कितनी गंभीर। रोहित, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शायद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के सबसे बड़े प्लेयर हैं। ओके। उनको मालूम है कि दुश्मन को भ्रमित करते रहो, चकित करते रहो, दुश्मन को पता नहीं होना चाहिए कि अगला इरादा क्या है। ओके। इसलिए वो कभी दाएं कभी बाएं कुछ पासे फेंकते रहते हैं जी। कभी कभी पासे फेंक के पासे को उल्टा खींच लेते हैं। देखो, जब वो फ्रांस वगैरह को डांटते हैं कि एयर स्पेस क्यों बंद किया,
पूरी कहानी का बहुत छोटा हिस्सा है। स्पेन ने भी बंद कर दिया है, हाँ। इटाली ने भी बंद कर दिया है, हमारे पड़ोस में श्रीलंका ने भी मना कर दिया जब यूएस फाइटर विमान श्रीलंका में लैंड करना चाहते थे। ओके। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, ये सब उनके लिए माइनर एंटरटेनमेंट है। हम्म। सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे कि दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट चकित हैं। अच्छा। वो ये है, उन्होंने क्या दिया कि वह शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की जो चेष्टा है उसको छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बात है। अगर वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की अपनी चाहत को छोड़ देंगे जी। यानी कंट्रोल करने की इच्छा को छोड़ देंगे, फिर तो कहानी बहुत क्लियर हो गई। हाँ। पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ में जो नेवी के बेस हैं, अमेरिका की 5वीं फ्लीट का कतार में जो है, सेंटकॉम कतार में है, ये सब तो फिर पर्शियन गल्फ के अंदर ही रह गए ना। सही बात है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं अब्राहम लिंकन, ये यूएसएस ट्रिपोली, ये सब इंतजार कर रहे हैं अपने मेरीन कमांडोज के साथ। हाँ। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर अमेरिका के कंट्रोल में नहीं होगा, हाँ। तो ये ट्रिपोली जो है मेरीन कमांडोज के साथ है, ये अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुस के पर्शियन गल्फ नहीं जाएगा, ठीक है, तो जो हम सोच रहे थे कि ये मेरीन कमांडोज ट्रिपोली वाले जो हैं ये खड़क आइलैंड पर हमला करेंगे, वो कहानी भी खत्म हो गई। सही बात है। सही तो बात है। डोनाल्ड ट्रंप अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करना छोड़ देते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम है। हाँ। एक तो एक छोटा परिणाम यह है कि आज ईरान की पार्लियामेंट ने बोल दिया कि आपसे वो टोल टैक्स लेना शुरू कर देंगे। अच्छा। जाहिर बात है, ईरान के पास रिसोर्सेस की कमी है। हाँ। अब टोल टैक्स ऐसा लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून, मैरीटाइम कानून परमिट नहीं करता, लेकिन ईरान इस वक्त मरता क्या ना करता। सही बात उनके ऊपर तो अमेरिका ने 4600 सैंक्शन लगा रखे हैं। ट्रू ट्रू। लेकिन मेरे को जो इंडिकेशंस मिले हैं उसके अनुसार ईरान, भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस और शायद पाकिस्तान, इनके शिप्स से कोई टोल टैक्स नहीं लेगा। दूसरों देशों से टोल टैक्स लेगा, बहुत छोटी सी अमाउंट, ये $1 मिलियन पर शिप। ठीक है। ये देखिए, कार में अगर कोई हमें बोल दे 200 रुपए का टोल टैक्स दे दो, की फर्क पैदा है। हाँ। वैसे ही कुछ बात है। लेकिन एक चीज पक्का है, ईरान अमेरिका और इजराइल के शिप्स को कभी भविष्य में नहीं जाने देगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जब तक कि अमेरिका ईरान के जो 5 पॉइंट्स हैं उसको मान ना ले। डन जी डन। मैं आगे, और आपने कई डायमेंशंस खोल दिए मेरे लिए देवनाथ सर। तुरंत आ रहा हूं, मेरे को स्क्रीन पर पूर्णिमा जी भी नजर आ रही हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अमेरिका से लाइव। पूर्णिमा जी नमस्ते कर रहा हूं आपको। संदीप सर आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा जी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। संदीप सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक ब्रेकिंग है, वो मार लेता हूं, उस पर भी फिर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। ब्रेकिंग क्या है वो देख लीजिए आप। यूएस इजराइल का ईरान पर जबरदस्त स्ट्राइक्स का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान के यूरेनियम भंडार को टारगेट किया जा रहा है, वो कई रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, और अब सीधे सीधे चीजें और ज्यादा बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। संदीप सर प्लीज आप मुझे बताइए, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। अभी देवनाथ सर ने कहा कि वो टोल लेने का सोच रहे हैं। हमारे देश में तो कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कह रहे हैं कि टोल दे देकर ही तो इंडिया के शिप्स आ रहे हैं। देवनाथ सर कह रहे हैं उनके पास, और वो न्यूज चैनल से ज्यादा बेहतर विश्वस्त स्रोत के बाद ही हमें जानकारी देते हैं देव सर। लेकिन संदीप सर आप मुझे बताइए, इन 32 दिनों में भारत की स्थिति परिस्थितियों को आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए रोहित जी, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के लोग इस मामले पर बटे हुए हैं। कुछ लोगों का जो समर्थन और सहयोग है वो ईरान के साथ है, सिंपैथी ईरान के साथ है। उनको लगता है कि ईरान हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं कर सकता, हिंदुस्तान का दोस्त है। हाँ। लेकिन हमारी सरकार का साफ कहना है कि भाई हम लोग इस मामले में इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये तो टॉप लेवल की बात हो गई। रही बात हॉर्मुज की, देखिए अमेरिका का अगर आप इतिहास देखेंगे, चाहे जॉर्ज बुश के टाइम में देख लीजिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम में देख लीजिए, क्लिंटन के टाइम में देख लीजिए, बराक ओबामा के टाइम में देख लीजिए, इससे पहले का देख लीजिए, और आज का आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से ट्रंप साथ डील कर रहे हैं। चाहे सीरिया की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, लीबिया की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए।
जिसको भी अमेरिका ने जकड़ा, पूरी स्टडी करके जकड़ते हैं, कुछ समय लग सकता है, उन्होंने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अभी तक इसके जबड़े से कोई भी बचा नहीं है। हाँ। ये लड़ाई हमें चलती हुई जरूर दिख रही है ईरान की, लेकिन ये ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। जहां चाहता है तब चाहता है अमेरिका, वहां स्ट्राइक करता है, जो उनसे नेता को चाहता है तब मार देता है। ठीक है। तो रोहित जी, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो होर्मुज को भी इससे आजाद करा लेंगे। वो हाँ। उनको ये भी पता चलता जा रहा है कि फ्रांस ने तुम्हारा ऐसे बुरे वक्त में साथ दिया या नहीं दिया, या यूरोप के किस कंट्री ने साथ दिया या नहीं दिया, और अमेरिका निश्चित रूप से इस चीज का एहसास इन्हें करा देगा। जिस दिन यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा, ये सब लोग रशिया से कांपने लगेंगे। अच्छा। तो ये चीजें एक स्ट्रेटेजिकल चीजें हैं जो चल रही हैं। अमेरिका इस बाजी को जीतने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईरान को इसलिए भी हारना पड़ेगा कि जितने भी गल्फ कंट्री में सैन्य बेसिस हैं अमेरिका के, हाँ। वो भी तभी सेफ रह सकते हैं जब वो ईरान को पूरी तरीके से दबोच लेगा। हाँ। और दुनिया के तमाम देशों का जिनका मैंने नाम लिया, उन सब में गैस और ऑयल का भंडार है, और अमेरिका लगभग दुनिया के तमाम गैस और ऑयल पर कब्जा कर चुका है। अगर रशिया की बात हम छोड़ दें तो वो ईरान को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। पूर्णिमा जी मेरे साथ जुड़िए। पूर्णिमा जी, आप मुझे बता दीजिए, अब देखिए जो जिन मुल्कों के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अभी संदीप जी ने कई प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के नाम लिए, हर कोई डील तो करना चाह रहा था, और ऐसी भी जानकारी थी कि सबसे अच्छी डील जो है डोनाल्ड ट्रंप को ही मिली थी, फिर भी उन्होंने जंग चुनी। 32 दिन हो चुके हैं, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी घिरती हुई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आप खुद अमेरिका में मौजूद हैं, आपने भी ट्रंप के लिए, उनकी पॉलिसीज के लिए बहुत काम किया है। डोमेस्टिक एक तो वॉर है, इसमें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, प्लीज आप मुझे बताइएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने गलती कर दी, या फिर आम अमेरिकन का भी साथ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं? क्या चल रहा है? नमस्ते रोजी, थैंक यू नमस्ते सो मैम। मच फॉर हैविंग मी। जैसे आप कह रहे हो, यहाँ पे फैक्शंस है, रिपब्लिकन पार्टी में फैक्शंस है। मागा जो फैक्शन है, बेसिकली वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट का जो बेस है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो तो 100% प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो सेंटर राइट सेंट्रिस्ट है, वो उनके लिए ना ये वॉर पसंद था, ना ये तारीफ का गेम पसंद था, ना ये बिलिटलिंग गेम जो खेल रहे थे वो पसंद था। अनफॉर्चुनेटली उनका जो पॉलिसीज रहा है विद इन द लास्ट 1 year, इट हैज़ बिन वेरी प्रॉब्लमेटिक। किसी का भलाई तो नहीं कर रहे थे, ऊपर से वो खुद करप्शन से पैसा बना रहे थे। ये भी कहा जा रहा है लिटरली, जो पीट हेग्सेथ की ब्रोकर मॉर्गन स्टैनली की, वो बिड डालने की बात कर रही थी डिफेंस कंपनी की बिफोर दे वेंट टू अटैक ऑन ईरान। सो दिस एंटायर, आप इंडिया में हो, आपने करप्शन देखी होगी, हमने भी देखा है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक वो जहाँ पे होता था पहले दूसरे देश में, यहाँ पे हो रहा है। और पहले यहाँ पे भी होता था और लोगों को नहीं पता था, बट अभी लोगों को पता है। अब डेमोक्रेट पार्टी के चुप रहेंगे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक पड़ गए वहाँ पे। जैसे रिपब्लिकन पार्टी में एक ही लिटरली जस्ट वन लीडर, लिटरली एंटायर पार्टी हैज गॉन बिहाइंड वन लीडर। ठीक है, इट्स लाइक देयर इज नो आपकी एलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है, आपके एलिजेंस एक 1% पे आ चुका है अभी। सो ये बेसिकली एक कल्ट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। सो अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, डेमोक्रेट अगर दे कैन गैदर द करेज, ये नवंबर का जो इलेक्शन आएगा, इसमें को जवाब सही तरह मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑलरेडी, और उनकी जो पेड इन्फ्लुएंसर्स है, वो ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि जो रूलिंग पार्टी है वो मिड टर्म में लूज कर जाते। तो ब्रेन वॉश अभी से चल रही है बेसिकली, कि अगर लूज हो जाए तो लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो इतने पहले से शुरू हो चुका है। सो ये जो अमेरिका की जो ये एजेंडा है, वॉर ऑन ईरान, एग्रेशन ऑन ईरान, इन्वेजन ऑन ईरान, ना इनको आप देखेंगे वॉर बोलते हुए, ना इनको देखेंगे आप इन्वेजन बोलते हुए। ट्रम्प ने कभी कभी गलती से वॉर बोल दिया, बट ही हैज आल्सो स्पेसिफिकली सेड द रीजन दे डोंट कॉल इट एज ए वॉर बिकॉज वो उनको कांग्रेस को डॉज करना है। इट्स वेरी मेथोडिक एंड आल्सो वेरी विशियस। आप ना अपने लोगों से राय ली
क्योंकि अभी भी यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अब नॉर्थ कोरिया में हम लोग अभी वो उठे नहीं है, ओके। तो वहां पे तो हमारी आंख अभी वहां पे नहीं खोले। सो अनफॉर्चुनेटली आपने ना लोगों की राय ली, ना आपने अपने एडवाइजर की सुनी, ना आपने लिटरली आपने जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है उनकी भी नहीं सुनी। वहां पे जाके आपने अटैक कर दिया, और आप यू वर प्रिटी क्लियर दैट विद इन फ्यू डेज यू आर गोइंग टू बी डन। अब 32 डेज हो गया, सही इसीलिए बात है। बिकॉज ईरान इज रिटालिएटेड एंड ब्यूटीफुली रिटालिएटेड। आप मुझे बताइए एक कंट्री की नाम बताइए जहां पे आप ऑलमोस्ट 1300 आप सैंक्शंस लगा के दिखाइए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, True. और इकोनॉमी खत्म करवा के दिखाइए। मुझे बताइए कि वो कंट्री खड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। फॉरगेट अबाउट रिटेलिएशन इन True. दिस पर्टिकुलर दिस Very true. स्केल। लेकिन वो नहीं रिटालिएट कर, सिर्फ रिटालिएट नहीं कर रहे, अंदर भी वो सही तरह काम करके जा रहे हैं। और अमेरिका क्या बिखरा कर रहा हुआ है? ईरान नजर नहीं आया। खामनेई की मौत के बाद लगा ईरान बिखर जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। सहगल साहब के पास नहीं। मैं यही पॉइंट लेकर जा रहा हूं। पीके सर, सहगल सर प्लीज आप मुझे बताइए, क्या यूएस ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, या आप कैसे आंक रहे हैं? देखो, पहली बात है, अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, गलती की है। जबरदस्त क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट किया है ईरान की क्षमता को और ईरान की स्ट्रेइंग पावर को। और उन्होंने अपनी अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया। उनको लगता था कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो एयर पावर है, उसके माध्यम से ईरान के ऊपर हर प्रकार से हामी हो जाएंगे। उस मौके पर कुछ नहीं हुआ। तो उनको लगता था कि 28 फरवरी को जो उन्होंने टॉप लीडरशिप को बर्बाद कर दिया, जी। उसके बाद ईरान में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योस हो जाएगा, और वो गिव अप कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही रेजिम चेंज हुआ। जी। उनके अभी तक उनको क्लियर नहीं है कि उनके मिलिट्री एम क्या है। हर लड़ाई से पहले 4 चीजों को ध्यान रखा जाता है। पहले कि आपका लड़ाई का मकसद क्या है, किस वजह से आप लड़ाई कर रहे हैं। ओके। अमेरिका को अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरा कि उस मकसद को अचीव करने के लिए आपकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या है। ओके। अभी तक अमेरिका ने स्ट्रेटेजी भी डिफाइन नहीं की। तीसरा, क्या उस मकसद को, स्ट्रेटेजी को लागू करने के लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, अदर ट्रूप्स ट्रेन, अदर लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी एंड गेम क्या है, किस माफिक से युद्ध को खत्म करना चाहते हो। अमेरिका ने इन बारे में किसी प्रकार से कुछ सोच विचार नहीं किया। ना तो उन्होंने कांग्रेस से अप्रूवल ली, ना ही उन्होंने अपने नेटो के देशों से बातचीत की। जिसकी वजह क्या हुआ है कि आज नेटो साफ तौर पे कहते हैं आपने ना तो कांग्रेस से अप्रूवल ली, ना हमसे बातचीत की, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं हो गए। यूरोप ने साफ तौर पे कहा ये आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। उन्होंने अपने अलाइज से बातचीत की, ऑस्ट्रेलिया से किया, साउथ कोरिया से किया, साउथ कोरिया से और जापान से, यहाँ तक कि चीन से भी मदद मांगी। सबने इनकार कर दिया। यहाँ तक अभी जो उनके नेटो एलाइज हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम अपने एयर बेसिस को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, या अपनी कंट्री से ओवरफ्लाई भी नहीं करने देंगे। फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है। तो ट्रम्प को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि हर प्रकार से अलग थलग है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। एक तरफ से तो कहते हैं मैं डिप्लोमेसी करना चाहता हूँ। क्या ये ट्रम्प स्टाइल है सहगल साहब? सहगल सर, इज दिस द ट्रम्प स्टाइल? मतलब इफ यू कांट मेक इट, कंफ्यूज इट, उनके जो दुश्मन मुल्क हैं, या जिनके साथ दुश्मन छोड़िए, जिनके साथ उनकी नहीं बन रही है, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट देवनाथ सर ने लास्ट डिबेट में मुझे दिया था कि रोहित, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सीईओ हैं, वो बिजनेस, वो उनके मन में बिजनेस चलता है। तो एक सीईओ क्या करता है, सबको कंफ्यूज रखता है ताकि कोई दूसरी शक्ति भी खड़ी ना हो। तो आपको लग रहा है दिस इज ट्रम्प स्टाइल, और ये उनको फायदा करेगा क्या? देखो, ट्रम्प जो है अभी तो साफ तौर पे कहते हैं कि जो हमारा $20 बिलियन खर्चा हो गया अभी तक, ये खर्चा जो है वो गल्फ कंट्रीज को थोपेंगे। और वो साफ तौर पे कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज में से कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। वो कहते हैं कि अगर ईरान को हराने गया हर प्रकार से, तो ईरान विल बी मोर डेंजरस देन इवन अर्लियर। वो कि किसी प्रकार से लड़ाई को खत्म किया जाए इससे पहले, ईरान को खत्म करने से पहले। लेकिन साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ईरान को खत्म नहीं कर सकते। ईरान के पास काफी से ज्यादा ताकत है, ईरान के पास काफी ज्यादा रेजिलियंस है। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं, और वो अभी भी कम से कम 100 से ज्यादा ड्रोन्स हर दिन बना रहे हैं। सही बात। अमेरिका की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है काफी ज्यादा कम है, उस माफी की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। उनके जितने भी थर्ड सिस्टम थे या पेट्रोल सिस्टम थे और टोमाहॉक मिसाइल थे, उनमें सब में बहुत बड़ी बार गिरावट आ चुकी है। सही बात। अगर आप देखो तो अपने बेसिस जो है उनके इंडो पैसिफिक में, जापान से, साउथ कोरिया से, ताइवान से, कई जगह से अपने ट्रुप्स को शिफ्ट कर रहे हैं, मरीन्स को शिफ्ट कर रहे हैं, रेडार्स को शिफ्ट कर रहे हैं, थर्ड सिस्टम को शिफ्ट कर रहे हैं, पेट्रोल सिस्टम को कर रहे हो। विद रिजल्ट उनकी उन इलाकों में भी
वीकनेस होनी शुरू हुई है। Perfect. इसलिए सबसे बड़ा जो विनर है वो रशिया है। रशिया तो मालामाल हो रहा है हाँ। पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने से, हाँ। और साफ तौर पे जिस माफी कभी दुनिया का ध्यान यूक्रेन से अलग हो गया है। रशिया की बमबारी जो अभी जबरदस्त बढ़ गई है, और साथ ही साथ दूसरा जो जिसका फायदा जिसको इस लड़ाई का हो रहा है उसको चीन को है। तो चीन साफ तौर पे जानता है कि रशिया अमेरिका जो है इस युद्ध में फंस गया है। बताइए सहगल सर, अगर रशिया को फायदा हो रहा है, अगर चाइना को फायदा हो रहा है, तो इस वॉर में ईरान को अगर खत्म भी कर दिया जाए तो भी मैं कैसे मानूंगा कि अमेरिका जीत रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है? क्योंकि चाइना और रशिया अगर स्ट्रांग हो रहे हैं, उन्हीं को तो वो कहते हैं कि हम इनको और स्ट्रांग होने नहीं देंगे। मैं आ रहा हूं देव सर आपके पास, तुरंत आ रहा हूं, एक ब्रेकिंग है, जल्दी से फायर कर रहा हूं, फिर देव सर से मैं उनका एनालिसिस दे रहा हूं। बड़ी ब्रेकिंग क्या है, जल्दी से फायर कर दीजिए। बड़ी ब्रेकिंग जो आ रही है लगातार, आप जान रहे हैं महायुद्ध का 32वां दिन है और एक के बाद एक अग्रेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। IRGC का अमेरिकी सैनिकों पर हमले का बड़ा दावा भी सामने आया है। कहा यूएई में यूएस सैनिकों के खुफिया ठिकानों पर एक के बाद एक टारगेटेड अटैक्स किए गए हैं। IRGC झुकने को तैयार नहीं है। अब ये खबरें सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आप समझिए, जो एक आम भारतीय है या एक आम इंसान है जो चाहता है कि दुनिया में शांति रही है, वो पिछले 32 दिनों से सिर्फ आहें बगाहें यही सुन रहा है कि कहीं से कोई उम्मीद वाली खबर आए। प्लीज देव सर प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, इज दिस द ट्रम्प स्टाइल? कंफ्यूज कीजिए, इफ यू कांट मेक इट कंफ्यूज इट, और दिस विल मेक मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दिस विल मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, ट्रम्प चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां अमेरिका में उनको एक महान नेता की तरह याद करे, वाह। कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज जॉर्ज वॉशिंगटन और उसके बाद महान नेता आए ट्रम्प। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ियां ट्रम्प को सिर्फ एक ऐसे नेता के हिसाब से याद करेंगी कि जिन्होंने कंफ्यूजन फैलाया और उसकी त्रासदी पूरी दुनिया में फैलाई। ठीक है। जहां तक ट्रम्प के काम करने का तरीका है, देखिए वो प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट बेचते हैं, होटल खरीदते हैं, होटल बेचते हैं। हाँ। तो उनको मालूम है कि जब किसी का प्लॉट लेना है या किसी का होटल खरीदना है तो उसकी कीमत को कम करने के लिए आप अफवाहें फैला दीजिए। सही बात है। ये होटल पे तो बुलडोजर चलने वाला है। हाँ। इसी तरह से वो काम करते हैं। और ट्रम्प को मालूम है अगर कुछ सेल करना है तो बता दीजिए, ये तो बस इसमें तो बल्ले बल्ले है। अब टॉकिंग ऑन सीरियस नोट, आज जैसे उन्होंने बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कंट्रोल करना नहीं चाहेंगे। ठीक है। ये उनकी वीकनेस दिखाता है। ये दिखाता है कि पेंटागन, अमेरिकी आर्मी के जनरल्स, एयरफोर्स के जनरल्स और उनके एडमिरल्स जो उनको 6 महीने 3 महीने से बता रहे थे बार बार कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका दबदबा नहीं दिखा सकता, वहां पर ईरान कमजोर होने से भी ईरान दबदबा कर सकता है। सही बात है। अब सोचिए भविष्य में एक सिनेरियो में आप देखता हूं, हाँ। दुनिया भर से अमेरिकन शिप्स में लोड होके हथियार आ रहे हैं। ओके। हम बोलते हैं अब्राहम लिंकन, हम बोलते हैं USS ट्रिपोली। ट्रिपोली, yes। भविष्य में उनका तो 5वां 5th फ्लीट कतार में और बहरीन में अटका हुआ है। आज की तारीख में एक शिप अमेरिका की नेवी के करीबन 24 शिप्स पर्शियन गल्फ में हैं। जी। एक भी शिप के कैप्टन की हिम्मत नहीं है कि वो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालकर अरब सागर में जाए, हिंद महासागर में जाए। आज की तारीख में अमेरिका के जो एम्फीबियस लैंडिंग शिप हैं वो खड़े हैं। हाँ। वो गल्फ ऑफ ओमान तक आने से डर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये जो 2500 मेरीन कमांडो आए हैं, हाँ। ये सब डेक पे सनबेदिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका जो एम्फीबियस लैंडिंग शिप है वो गल्फ ऑफ ओमान का चक्कर मार के खड़ग आइलैंड की तरफ जा नहीं पा रहा। खड़ग आइलैंड तो और हॉर्मुज से और 400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में है। हाँ। तो इसके साथ ही खड़ग आइलैंड का पूरा प्रोजेक्ट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ईरान ने कह दिया है खड़ग आइलैंड चाहिए ले लो, हम सब उड़ा देंगे। सही बात। अगर वो गल्फ कंट्रीज में उड़ा सकते हैं तो खड़ग आइलैंड भी अगर अमेरिकन कंट्रोल में चला गया तो उड़ा देंगे। दूसरी चीज, ईरान को की फर्क पैदा है, खड़ग आइलैंड में थोड़ी ना कच्चा तेल निकलता है, वो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा। तो जिस 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से ईरान के अलग अलग जगह से खड़ग आइलैंड में कच्चा तेल आता है, पाइप से आता है, हाँ। वो उसको बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रोहित जी, आखिरी एक सेंटेंस बोलूंगा। चलो, ऑयल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि खड़ग आइलैंड में एक 90 दिन के कच्चे तेल का भंडार है। हाँ। अरे भाई, वो किसी अमेरिकन, इजरायली या वेस्टर्न शिप में भर भी लेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे आगे चक्कर मार के अरब सागर में जाएंगे और यूरोप में या जापान की तरफ जाएंगे। तो
ये खड़ग आइलैंड भी गया अमेरिका के हाथ से। हाँ। जी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें रिजीम चेंज करनी है, हमें दुनिया को बेहतर बनाना है। ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हो जाता तो ग्लोबल बड़ा थ्रेट बन जाता। मुझे तो लग रहा है वो किस एम के साथ उन्होंने जंग शुरू की वो उसी में कंफ्यूज हो रहे हैं। संदीप दा प्लीज, संदीप दा आप कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें जीत रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर रशिया स्ट्रांग हो रहा है, चाइना स्ट्रांग हो रहा है, खार्ग आइलैंड में कुछ ज्यादा मिला नहीं, रिजीम चेंज हुई नहीं, ईरान बिखरा नहीं, तो ये जीत कैसी जीत? देखिए रोहित जी, ऐसा कई बार लगता है, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने, मैंने आपको बताया, दुनिया के कितने देशों में उसने लड़ाई लड़ी है। हाँ। आखिर में जीत अमेरिका की हुई, कब्जा वहां की सोर्सेज पे अमेरिका का हुआ। हाँ। अभी ये देखिए, अमेरिका ने जिस दिन से युद्ध स्टार्ट किया, अपने 2,500 से 3,000 सैनिकों को वहां उतारने की तैयारी कर रहा है। हाँ। उसके लिए प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से तैयार करने में लगा हुआ है। ओके। और ये देखिए, जो देश अफगानिस्तान में आकर के लड़ाई लड़ सकता है, पाकिस्तान में छुपे हुए अहमदाबाद में बैठे ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, जिस तरीके से सुप्रीम लीडर को मार सकता है, वहां के सेना अध्यक्ष को मार सकता है, कितने ऐसे लोगों को जो अलग अलग उसके चीफ थे उनको उसने मार दिया। तो कितनी प्रॉब्लम में ईरान है। हालांकि ईरान लड़ रहा है, ये अलग बात है। लड़ते तो छोटे छोटे, जैसे हिजबुल्लाह भी लड़ता है। हाँ। और भी नहीं, पर छोटे-छोटे संदीप दा आपको नहीं लगता कि जब हम अमेरिकी सुपर पावर की बात करें और फिर अफगानिस्तान 20-22 साल रहे, उसके बाद भागना पड़ा? तालिबान का शासन है आज। देखिए, अफगानिस्तान में जो वो आए थे, अफगानिस्तान में कब्जा करने या तेल निकालने नहीं आए थे। अफगानिस्तान में इसलिए आए थे, उनको पता चल चुका था कि ओसामा बिन लादेन यहीं पर छिपा हुआ है, यहीं पर वो अपना संगठन चलाता है, और उसको मार करके अपना ऑपरेशन को अंजाम दे करके वो यहां से गए। अच्छा। इसी तरीके से वो इराक के अंदर उन्होंने किया। इराक के अंदर तब तक लड़ते रहे जब तक धरती के अंदर से खोजकर उन्होंने सद्दाम हुसैन को नहीं निकाल लिया और उसको फांसी पर नहीं लटका दिया। तो इसी तरीके से ये चीज है। अब इनको पता है ईरान से तो भागना नहीं, यहाँ तो तेल का भंडार है, तेल के कुएं हैं, और अमेरिका जहां तेल देख लेता है बस उसी का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बूट्स ऑन द ग्राउंड पॉसिबल है ईरान में? देखिए, उसी चीज की जो प्लेटफॉर्म है तैयार करने के लिए अमेरिका लगा हुआ है। जहां भी ऐसी चीजें हैं उसको इनपुट मिल रही है कि यहाँ हमले हो सकते हैं, यहाँ सैनिक अड्डे हैं या यहाँ मिसाइल अड्डे हैं, उन सब जगहों पर अमेरिका बम गिरा रहा है। अपने जो B-2 बॉम्बर्स है उनसे बम गिरा रहा है। पूरे तरीके से सुरक्षित प्लेटफॉर्म अपनी सेना को देगा, और जिस दिन सेना उतर जाएगी, ये मानिए युद्ध फिर आखिरी चरण में होगा। ठीक है। पूर्णिमा जी प्लीज, पूर्णिमा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम मागा का जिक्र बहुत सुनते रहे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आपको लग रहा है उस दिशा में ये सारी जंग बहुत जरूरी है? अब जंग जिसका, जो आप खुद कह रही है, वो जंग की बात ही नहीं करते, वो कह रहे हैं इन्वेजन ऑन ईरान। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वाकई इन तरह की चीजें हैं, और जब आपके नेटो देश जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइज, बहुत क्लोज अलाइज माने जाते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे, आपको नहीं लग रहा कि पावर शिफ्टिंग और वो जो नेतृत्व हम अमेरिका का देखते थे उसमें बहुत बड़ा डेंट हो गए? आपने बहुत सही कहा है। वो जो कह रहे कि अमेरिका का जीत है, वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान को तालिबान से रिप्लेस करवाया, और वहाँ पे बिन लादेन को ढूंढने गए थे। जब पता चला कि बिन लादेन वहाँ पे नहीं, वहाँ से बाहर निकल सकते थे, लेकिन नहीं गए। वहाँ पे मिनरल्स है आपकी, वहाँ पे रशिया का एंट्री वहाँ हुआ था, तो वहाँ से कैसे निकल जाते। लेकिन इराक की बात करें, सद्दाम हुसैन के लिए गए तो फिर गोल्ड क्यों लेके आ गए? तो फिर WMD की बात करें तो वो कहाँ पे, हमें दिखाओ WMD है क्या है? हमें तो अभी तक एक पिक्चर भी नहीं मिला क्या है लिटरली WMD। जो ऐसे बोलते हैं उनको अमेरिका का वीसा चाहिए। 100,000 का जो डोनाल्ड ट्रंप को लिखना वो होता है ना चेक, वो शायद वेव करा दे, इसी हिसाब से बोल रहे। बट मेरे ख्याल से दिस इज संदीप सर, वीजा चाहिए आपको अमेरिका का, ऐसे मिल जाएगा संदीप सर? नहीं। और दूसरा सर को ये भी बताइए कि जो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स जो है अब इंडिया में, वो बहुत छाती पीट के बोलते हैं कि अमेरिका इज द विनर। ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज को जूते पोंछते रहते हैं, वो क्लीन करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोई किसी का जूता पोंछने नहीं आए थे, ना अपना धर्म चेंज करने आए थे। हम जो एनालाइज करते हैं कोई भी पॉलिसी, वो न्यूट्रली करते हैं, ऑन टॉप ऑफ इट ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के हिसाब से करते हैं। बिकॉज हम हिंदुत्व से वही सीखा है कि हम दुनिया में अगर कोई कंट्री है और कोई आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ हिंदू आइडियोलॉजी है। बिकॉज हम वहां पे जाके नहीं कहते
कलमा नहीं पढ़वाते और वो ये नहीं कहते कि हमारा जो रिलीजन है सबसे सुपीरियर है और हमारी जो सोच है सबसे सुपीरियर है, बाकी सबको एनाहाइलेट करना पड़ता है। ये जो माइंड सेट है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज शेपिंग देयर आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। ये कैरोलिन लेविट जो है, हमारी जो प्रेस सेक्रेटरी है, कल की बात है, आप देख लीजिए जाके, वहां पे उन्होंने क्या किया, क्या कहा, आई लव जीसस। जो भी जीसस को पसंद नहीं करता और डिनाई करता वो उनको एनहाइलेट करा जाए। व्हाट डज इट इवन मीन? आई मीन, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है जीने का जैसे मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हारा लॉ तो मैं उल्लंघन नहीं कर रही हूँ ना। यहाँ पे आने का मतलब थोड़ी है कि हम एसिमिलेशन नहीं कर पा रहे कि बिकॉज वी आर हिंदू, हमारा सो कॉल्ड मंकी गॉड है, सो कॉल्ड एलिफेंट गॉड है। तुम हमारे गॉड को तुम कौन होते हो नाम देने वाले? तुम कौन होते हो कहने वाले कि हम किसको पूजे किसको नहीं पूजे? तो ये जो माइंड सेट है, अनफॉर्चुनेटली यही माइंड सेट, ये अब्राहमिक सुप्रीमेसिस्ट एक्सक्लूसिविस्ट एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट इज व्हाट इज एक्चुअली शेपिंग देयर पॉलिटिकल गेम। एंड इसीलिए आज दुनिया में जो सारे जगह में आग लगा के रखी हुई है, दिस इज द वेस्टर्न कंट्रीज। आज वर्ल्ड वॉर 3 देखिए, अब्राहमिक लड़ाई है। वर्ल्ड वॉर 2 अब्राहमिक लड़ाई है। वर्ल्ड वॉर 3 भी तो अब्राहमिक लड़ाई है। हिंदू कहाँ पे है? यहाँ पे हम कहीं पे नहीं जाते लड़ाई करने के लिए। और जो भी यहाँ पे बैठ के बोलते हैं ना अमेरिका जीत रहा है, उनको ये रियलिटी समझ में नहीं आ रहा है। आज जो कंट्री के ऊपर आपने 12,880 सैंक्शंस लगा के रखे 40 इयर्स तक, और वो बोलते, हमें भी सिखाया गया है कि डेथ टू अमेरिका बोलते हैं, दिस इज अ टेररिस्ट कंट्री। भाई अमेरिका कौन होता है किसी को टेररिस्ट बनाने के लिए? तुम हो, तुम्हारे पास मिलिट्री माइट है, तुम्हारे पास जीडीपी है सबसे लार्ज, इसीलिए तुम जाके बोल दोगे कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन तख्ते पे बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तुम होते कौन हो भाई? ये जो माफियागिरी है, ये मुझे समझ में नहीं आता लोगों को। ये क्या है जो 56 इंच वाली बात हो गई है, छाती ठोक के बोलना, हाँ हम तो सुपीरियर है, हम तो पूर्णिमा जी, आप इतनी साफ गोई से बात करती हैं, मैं जानता हूं, हैं तो आप भारतीय ही, तो हमारे देश में भी एक छोटा सा तबका होगा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा तबका होगा जिसको आपकी बात पसंद नहीं आ रही होगी, और अमेरिका में भी एक तबका होगा जिसको आपकी ये साफ गोई पसंद नहीं आ रही होगी। मैं जान रहा हूं उन सारी चीजों को। वापस आऊंगा सहगल सर आपके पास, तुरंत आ रहा हूं, एक ब्रेकिंग आ रही है सहगल साहब के साथ, मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है भाई। ये बड़ी ब्रेकिंग आ गई है, जमीनी लड़ाई में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। अब आप देख लीजिए, वॉर इज नॉट चीप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लेबनान में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हुई है। अब तक इजराइल के 10 सैनिकों की मौत की खबर आई है। जमीनी लड़ाई में, ग्राउंड वॉरफेयर में नुकसान बहुत होता है। ऊपर आए, एयर स्पेस से बम गिरा दिए, वो अलग फाइट है। बूट्स ऑन द ग्राउंड की अगर बात हो रही है तो ये कितना सीरियस हो सकता है? पीके सहगल सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए। अभी तक तो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसका एक अलग माइंडसेट होता होगा। अब जब अगर बातचीत चल रही है कि 50,000 सैनिकों को डिप्लॉय किया गया है, अमेरिका चाह रहा है बूट्स ऑन द ग्राउंड, चौधरी सर कह रहे हैं कि वहां पर तेल है इसलिए अमेरिका वहां पर बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं क्या पीके सहगल सर? और इज अमेरिका रेडी फॉर दिस? ये केवल पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ट्रम्प साफ तौर पे एक किस्म से बताना चाहते हैं कि देखो हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं। हाँ। वास्तव में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो वर्थवाइल ऑप्शन। दुनिया में आज तक कोई भी लड़ाई केवल एयर पावर से या मिसाइल पावर से नहीं जीती गई। ट्रू। लेबनान में भी पहले 18 साल इजराइल गया था, विच वाज द लॉन्गेस्ट वॉर, एंड इजराइल का बहुत नुकसान हुआ था। कई ऑफिसर्स जो है और कई सैनिक जो है उनके हर दिन मारे गए थे गुरिल्ला वॉरफेयर में। अभी भी ग्राउंड ऑन ट्रूप्स इजराइल को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और अगर अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड डाले, अगर आपको याद होगा अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां भी उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड डाले, हमेशा ही अमेरिका की हार हुई है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और अपनी इज्जत को बचा के भागे हैं। अगर उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड डाले तो उनको हंड्रेड्स ऑफ बॉडी बैग्स एवरी डे वापस जाएंगे, और ये अमेरिका की पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिनके पास किसी प्रकार से ना तो उनके एलाइज उनके साथ में, ना नेटो साथ में है, ना कांग्रेस उनके साथ में, और अपना देश भी उनके खिलाफ है। अभी उनकी पॉपुलर रेटिंग बहुत गिर चुकी है। वास्तव में नवंबर के इलेक्शन में वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। साफ तौर पर रिपब्लिकन को लग रहा है कि सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों खो सकते हैं। लेकिन सहगल सर, ये डोनाल्ड ट्रंप, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल वॉर, ठीक है आप कह रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी साइकोलॉजी है कि जंग भी करनी है, 8 जंगों को रुकवाने का क्रेडिट भी लेना है, नोबेल पीस प्राइज भी लेना है, ये बताना है कि अगर मुझे नोबेल नहीं मिला तो फिर कोई डिजर्व करता ही नहीं है क्योंकि मैं असली ग्लोबल पीस मेकर हूं। ये सब क्या है सहगल सर? ये साफ तौर पे एक किस्म का उनका माइंडसेट है। उनको लगता है कि जो दुनिया में सबसे काबिल आदमी वही है, जो वो सोचते हैं
वही सही है और बाकी सब कुछ गलत है। वास्तव में आई थिंक ही हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटल ब्लॉक। ओके, मेंटल ब्लॉक का मतलब है कि साफ तौर पे उनको लगता है कि आई एम द किंग, आई एम द लॉ, और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और वही होना चाहिए। वास्तव में इन द इवेंट ऑफ ही ट्राइज टू यूज अ न्यूक्लियर वेपन, आपने शुरू में पूछा था कि would he ever use a nuclear weapon, आई कैन गारंटी कि उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो उसको इनकार कर देंगे। ही विल नॉट एक्सेप्ट हिज ऑर्डर्स। अगर आपको याद होगा इसी माफी की उनको धमकी कुछ दी थी उन्होंने ड्यूरिंग ट्रम्प वन के समय। उस समय भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने उनके कहा था कि आई विल disobey the orders, I will not carry out the nuclear attack. दुनिया में केवल एक ही देश ने न्यूक्लियर अटैक किया, अमेरिका, and I don't think they will repeat the mistake of doing that. उस समय अमेरिका के बहुत जबरदस्त कैजुअलिटीज हो रही थी। अभी अमेरिका को तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ एज फार द अमेरिकन मेनलैंड इज कंसर्न। और जिस दिन वो जंग बंद कर देते हैं तो अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है वो भी होना काफी कम हो जाएगा। लेकिन उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं, ईरान नहीं चाहेगा कि अमेरिका की उपस्थिति जो है मिडल ईस्ट में रहे। उन्होंने 30 बेसिस में से 17 बेसिस को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया है, बाकी 13 में भी बहुत नुकसान हुआ है। उनकी जितनी एम्बेसीज हैं उनको काफी डिस्ट्रॉय किया है। जहाँ जहाँ कोई भी एयरबेस अपना दे रहा है, जैसे आपको याद होगा साइप्रस में एयरबेस अपना दिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल करने के लिए, साइप्रस में अटैक हुआ। टर्की ने एक एयरबेस इनिशियली दिया तो वहाँ अटैक हुआ। अजरबैजान ने एयरबेस दिया तो वहाँ अटैक हुआ। तो ईरान तो साफ तौर पे कह रहा है कि कोई भी देश अगर मेरे के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई करता है जो हमारे देश के खिलाफ है तो हम उसके ऊपर हमला करने की क्षमता रखते हैं। एंड ईरान ने दर्शा दिया कि कम से कम 9 देशों के ऊपर हर दिन अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल सही दे आर अटैकिंग वेल, दे आर अटैकिंग ऑल द जीसीसी कंट्रीज एंड दे आर अटैकिंग अमेरिकन एसेट्स। इतने बड़े पैमाने पर इस माफी की काबिलियत दर्शाना इज एन ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी बाय एनी कंट्री अदर देन ईरान। इस तरीके का रिटेलिएशन होगा शायद ही अमेरिका ने भी सोचा हो, इजराइल ने सोचा हो। जो बड़ी ब्रेकिंग है जल्दी से मेरी टीम उसको आपकी स्क्रीन पर फायर करेगी। बड़ी ब्रेकिंग जो है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को वार्न कर दिया है, बातचीत नहीं होने पर भीषण हमले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, ईरान गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, और अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं बातचीत नहीं तो दिक्कत है। अब इसी वजह से देव सर कह रहे हैं इफ यू कांट मेक इट कंफ्यूज इट। लेकिन क्या हम अमेरिकन उनकी पॉलिसीज को समझ पा रहे हैं? कम से कम उनके प्रति तो वो जवाबदेह होंगे, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है। मैं संदीप सर आपसे शुरू कर रहा हूं सेशन की। संदीप सर देन पीके सहगल सर, एक मिनट में आपको दूंगा। संदीप सर यहां से आगे क्या? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई मोटो नहीं है अमेरिका जाने का या कोई गोल्ड कार्ड लेने का या वीजा लेने का। मुझे अपने इंडियन रुपीज से प्यार है। मैं अपने देश को नहीं छोड़ सकता डॉलर के चक्कर में। अगर कोई गया हो डॉलर के चक्कर में, देश को छोड़कर, देश के प्यार को छोड़कर, वो अलग बात है। लेकिन आज के जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका मजबूत है, पैसे से भी, हथियारों से भी, टेक्नोलॉजी से भी। ऐसे में वो क्यों कब्जा न करे ईरान पर? और ये जो कल्चर है ये अमेरिका में भी है, हिंदुस्तान में भी है। रोहित जी आपने देखा होगा, मोदी जी कोई फैसला लेते हैं तो उनकी टांग खींचने वाले लेग पुलिंग यहाँ पर भी है, वही लेग पुलिंग अमेरिका में भी है। तो ये कुछ इस तरीके के लोग हैं जो पाकिस्तान को, इस्लामीकरण को, ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो ओसामा बिन लादेन के साथ भी खड़े थे मजबूती से। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको जो इराक में सद्दाम हुसैन के साथ खड़े थे मजबूती से। तो ये कुछ लोग हैं, वो ठीक है अपने तर्क रख सकते हैं, सबको आजादी है अपनी बात रखने की, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप उस अमेरिका की हिम्मत देखिए, जहां तक ईरान की मिसाइल नहीं जा सकती वो वहां से आकर के ईरान में हमला कर रहा है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर वहां अत्याचार होते हैं, उनको बुरके में रखा जाती है। हमारी बहन बैठी है, अगर इनको बताओ बुरके में रख दो, इनके ऊपर 100 सैंक्शंस लगा दो, किसी को देख नहीं सकती, आपके हाथ नहीं दिखना चाहिए, आपका मुंह नहीं दिखना चाहिए, कितनी घुटन पैदा हो जाएगी। तो मुझे लगता है ईरान आजादी की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका उसको बदल के रख देगा। जिस तरीके से हमारे देश के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, हो सकता है फिर जाकर ईरान में भी अच्छे से रहे और ईरान अच्छे से तरक्की करे। ठीक है सहगल सर, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। सहगल सर, नेटो भी आंखें दिखा रहा है यूएस प्रेसिडेंट को। यूएस प्रेसिडेंट कई बार एम्बेरस करते हुए लोगों को नजर आए कि नेटो तुम हो क्या, तुम्हारा तो सेफ्टी सिक्योरिटी, मैंने तुम्हें बताया कि सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे करते हैं। अभी ब्रेकिंग थी, फ्रांस को सुना दिया। ऐसे ग्लोबल पॉलिटिक्स चलती है क्या? देखो साफ तौर पे नेटो को लगता है, यूरोप को लगता है, उनके एलाइज को लगता है कि ये लड़ाई जो है इमोरल है, इलीगल है, इसको किसी प्रकार से इस लड़ाई में जाना नहीं चाहिए था ट्रम्प को।
उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्होंने ना तो कांग्रेस से अप्रूवल लिए, ना हमसे बातचीत की, ना किसी एलआईसी से बातचीत की है, और ये केवल और केवल एक अपने एडवाइजर से भी या कमांडर से भी इन्होंने सही बातचीत नहीं दी, उनकी एडवाइस को नजरअंदाज किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्ट्रेंथ जो अप्रोक्सीमेटली 100% से कट करके 30% कर दी, उनको सारे के सारों को, उनमें यस मैन को उसमें शामिल कर लिया, जिनमें हिम्मत ही नहीं ट्रंप के खिलाफ बातचीत करे। फिर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में वर्टिकल डिवाइड है। ओके। उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने आज तक इस युद्ध के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। तो साफ तौर पे उनको नजर आता है कि युद्ध जो है गलत है, उनकी अपनी पॉपुलेशन उनके खिलाफ है। अगर आपकी अपनी पॉपुलेशन आपके खिलाफ है तो आप किस माफी का आप कह रहे हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये युद्ध तो साफ तौर पे दर्शा रहा है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस नहीं है। नहीं है। बैक टू यू। तो सहगल सर, यहां से जंग से हाथ पीछे खींचने का ऑप्शन है ट्रंप के पास? मुझे नहीं लगता ट्रंप के पास कोई ज्यादा ऑप्शन है। ट्रंप तो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को उस जंग से बाहर निकालें, लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर उनको साफ तौर पे नजर आए कि एक किस्म से हार मान ली, जैसे कि उन्होंने इराक में से 11 साल के बाद में निकले अपनी इज्जत को बचा के, 16 साल के बाद में अफगानिस्तान से भागे जिस माफी के एक शर्मनाक तरीके से। वियतनाम में जो हुआ वो साफ तौर पे जानते हैं। अभी वो नहीं चाहते कि उनके शासन में इसी माफी की एक किस्म से हार, अगर वो हार जाएं या एक किस्म से एक्सेप्ट कर लें कि अमेरिका में दम नहीं है, ताकत नहीं है, तो 99.99% उनके जो नवंबर इलेक्शन में रिपब्लिकन्स विल बी एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ओहो। बड़े पैमाने पर उनको नुकसान हो सकता है और ट्रंप जो कहे इम्पीचमेंट भी हो सकती है। इस पर मैं पूर्णिमा जी से जरूर जवाब लूंगा। नुकसान तो कम से कम सोचना चाहिए ट्रंप को। देव सर, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड, इज दिस द बेस्ट ऑप्शन फॉर अमेरिका राइट नाउ? देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड क्या अमेरिका डालेगा? अगर इम्पैक्ट करना है, फौज में हम कहते हैं कि कोई भी एक्शन हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए। अगर इम्पैक्ट करना है, यानी युद्ध में असर दिखाना है, तो हम सद्दाम हुसैन वाला एग्जांपल ले सकते हैं। 2003 2 लाख ट्रुप्स सऊदी से डिप्लॉय किए थे अमेरिका ने, 4,500 टैंक लगाए थे अमेरिका ने सऊदी से, तब वो बगदाद तक पहुंच चुके थे। अब ईरान जो है 4 गुना बड़ा है। प्रैक्टिकली बता दूं, ईरान की पॉपुलेशन 10 करोड़ है। इराक की पॉपुलेशन कितनी है? 50 लाख। यानी इराक की तुलना में ईरान की पॉपुलेशन 20 गुना है। क्षेत्रफल इराक कितना ह्यूज है, हम जितना बड़ा उत्तर भारत है उतना बड़ा है ईरान। तो चलो 2 लाख ट्रुप्स को जमीन पे कमिट करना पड़ेगा, 4,000 टैंक्स को जमीन से लॉन्च करना पड़ेगा, सऊदी के रास्ते से, कुवैत के रास्ते से, इराक के रास्ते से। फिर भी तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। मेरे को लगता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर ये अपने टैंक तो बख्तर बंदगारियों को लेकर तेहरान की तरफ कूच करेंगे, जनरल आइडिया देता हूं, कम से कम 500 बॉडी बैग्स पहुंच जाएंगे अमेरिका में अगले 1 महीने की लड़ाई में। रिपब्लिकन पार्टी का दम निकल जाएगा इलेक्शन में। जी पूर्णिमा जी रिएक्ट कर दीजिए। पूर्णिमा जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि भैया अमेरिका तो मदद कर रहा है ईरानियों की, ईरान चाहता है फ्रीडम, 1979 जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था उससे पहले वाला ईरान चाहता है, अमेरिका उसमें मदद कर रहा है। ये नैरेटिव है कहीं अमेरिका में? ये जो शाह की बेटे की प्रिंस की पिक्चर लेके खड़े रहते, वो लिटरली लॉस एंजल्स की ईरानियन कम्युनिटी है, कनाडा की ईरानियन कम्युनिटी है। आप मुझे बताइए कब लास्ट टाइम वो ईरान में गया था, वहां पे क्या सिचुएशन है? अगर 2 मिलियन लोग खड़े होके उनका पिक्चर ले लिया, वो हो गया। उनका लिटरली 93 मिलियन है उनका पॉपुलेशन। सर तो अभी बोल रहे थे ना, तो 93 मिलियन पॉपुलेशन में अगर तो मान लो 1 मिलियन की हाथ में आपने शाह की पिक्चर लगा के फोटो खिंचवा लिया, हो गया, वो बन गया वो लिटरली हेड ऑफ द स्टेट। आप जो कौम के बारे में बात कर रहे हो, वो खुद मरने के से डरते नहीं है। दे हैव मेड ए डिसीजन, मरेंगे या मारेंगे। और अमेरिका की कुछ सुन रहे हैं लिटरली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज से पहले आपने कभी सुना है कि पकड़ के रखे ईरानियन? नहीं ना, आज हुआ है, आज इसी समय हुआ है। क्यों हुआ है? उससे पहले खुला नहीं था। तो अभी जो उनका जो गोल पोस्ट चेंज होता रहता है, या तो पहले तो फ्रीडम ऑफ ईरानियन पीपल, उसके बाद सेकेंड डे आते आते इट बिकेम एलिमिनेशन ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर वेपन, उसके बाद हो गया थर्ड डे में एलिमिनेशन ऑफ द एंटायर ईरानियन रिजीम। उनको लिटरली 50 लोगों को हटा दिया है। आप
आपके पास बात करने का कोई नहीं है, यहाँ पे ढोंग कर रहे हो कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि यू आर टॉकिंग, किसके साथ बात कर रहे हो आप? ये बोल रहे हो अभी पाकिस्तान आपके साथ बात कर रहे हैं, ईरान इज आल्सो लिटरली डिनाइंग कि वी हैवंट पार्टिसिपेटेड टू, आप किससे बात कर रहे हो? अभी अभी बोलते तो आप किसके किसके साथ बात कर रहे हो, वो बोलते कि वी डोंट वांट देम टू बी किल्ड। तो लिटरली हु इज योर डेल्सी रॉड्रिगेज within the country? You founded Delcy Rodriguez, but that means you wanted a Venezuela model. तो फिर 2 दिन में आपको निकल जाना पूर्णिमा जी, चाहिए। आने वाले चुनावों में ट्रंप और उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली 100%। आप मुझे बताइए, 2 दिन की बात पहले की बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो रेसिडेंस है मारा लागो, हाँ। वो उसका जो जगह है वो भी तो हाथ से चला गया, डेमोक्रेट्स ने ले सही लिया। बात है। दिस इज रेड सिचुएशन। हाँ। अभी जो मागा जो कर रहा है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहा है, दिस इज लिटरली बीन व्यूड एज ए डिक्टेटोरियल ऑथोरिटेरियन एजेंडा एंड वी सुनना नॉट पड़ेगा। गोइंग टू टॉलरेट डोनाल्ड ट्रंप को सुनना पड़ेगा। पूर्णिमा नाथ जी, आप जैसे लोगों का जिन्होंने दिल से पार्टी के लिए काम किया है, जो चाहते हैं कि पार्टी बेहतर काम करे, डेमोक्रेसी के साथ काम करे, सुनना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, आप जैसे एक्सपर्ट्स को। एक ब्रेकिंग है, जल्दी से वो ब्रेकिंग को फार कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए। बड़ी ब्रेकिंग क्या है, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को ईरान की चिट्ठी। अरे हर कोई भूल गया था संयुक्त राष्ट्र नाम की भी कोई चीज है। चिट्ठी में ईरान की खाड़ी देशों से भी अपील है, अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दे, अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को ईरान की ये चिट्ठी। कहां है एंटनी गुटरेस? हर सहगल सर, इस पर एक रिएक्ट कर दीजिए। 32 दिन हो गए हैं, हम तो सोच रहे थे कि ग्लोबली कोई बोलेगा, यूएन कुछ बोल सकता है, और ऐसी परिस्थितियों में तो मीडिया, सोशल मीडिया पर यूएन की भूमिका को लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वेयर इज यूएन? तो कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, बहुत सालों से हिंदुस्तान साफ तौर पर कह रहा है कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका विस्तार होना चाहिए, उसमें ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। दे आर द विक्टोरियस नेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिनकी आज के समय में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। यूएन की जो कोई भी रेजोल्यूशन है उसको कोई बनता नहीं है। ठीक है। और देखो इजराइल के खिलाफ कितनी रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, इजराइल उसको नजरअंदाज करता है। हास्यास्पद हो रहा है यूएन का, उसका क्या अस्तित्व था, क्या हो रहा है, इस पर मंथन चिंतन होना चाहिए। 30 सेकंड ही दे पाऊंगा। देव सर, आप भी प्लीज इस पर रिएक्ट करके जाइए। वेयर इज यूएन? रोहित, देखो, यूनाइटेड नेशन जो है अपनी पुलिस नहीं है, अपनी आर्मी नहीं है। हाँ। उनका लीगल सिस्टम जो है आईसीसी, आईसीजे, देखो कुछ तो यूजफुलनेस है। भविष्य की पीढ़ियों को एक रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है। कि असल में हुआ क्या था। तो दुनिया में जहां जहां कोई भी टेंशन है, यूनाइटेड नेशन एक रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की तरह से काम कर रहा है, जो कि होपफुली बायस नहीं है। तो 200 साल के बाद अगर कोई जानना चाहता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, ईरान में क्या हुआ था, तो उसको एक न्यूट्रल अनबायस्ड रिपोर्ट मिलेगी। नहीं तो हिस्टोरियंस कहाँ ढूंढेंगे कि 200 साल के बाद की हुआ। वेरी ट्रू देव सर, आप लोगों के साथ बैठता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स रियली अ प्लेजर देव सर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। पूर्णिमा जी, रियली प्लेजर हैविंग यू। संदीप सर, रियली प्लेजर। सहगल सर, वार्म रिगार्ड्स, थैंक यू सो मच। आपने मेरी अपील भी मानी, आपको कहीं और भी जाना था, फिर भी आप रुके। रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच सर। तो अब देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 2 चीजें हैं। किसी एक्सपर्ट ने कहा, वॉर हैज नो विनर्स, ओनली लूजर्स। 32 दिन हो चुके हैं, आगे क्या होगा नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्ते।